स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो बड़ा दिन और बड़ा मैच, आज यूरोपा लीग का फाइनल है मैनचेस्टर यूनाइटेड और वियारियल के बीच में। मैच खेला जाना है गडांस्क में। गडांस्क पोलैंड में है, तो ये गडांस्क स्टेडियम में मैच खेला जाना है। मेरे पीछे जो इमेजेस चल रही हैं प्लेयर्स की, ये गडांस्क स्टेडियम की ही हैं जहां पे प्लेयर्स अपने प्रैक्टिस करते नज़र आ रहे हैं। वियारियल के प्लेयर्स हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड के भी हैं। आज दोनों टीम्स की बात करेंगे कि क्या हो सकता है, कौन प्रोबेबल है मैच जीतने के, स्टैट्स की बात करेंगे, प्लेयर्स की फॉर्मेशन के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या, मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर बात करें तो वो सेमीफाइनल में एएस रोमा को हराकर आ रही है और दोनों मैच अगर देखा जाए, दोनों सेमीफाइनल का लेग अगर देखा जाए तो 8-5 से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोमा को हराया था और वो फाइनल में पहुंच चुकी है। और अगर दूसरी तरफ वियारियल की बात करें तो वियारियल का जो सेमीफाइनल मैच था वो आर्सेनल के अगेंस्ट था। दोनों लेग में 2-1 से वियारियल ने आर्सेनल को हराया है, स्कोर बोर्ड ये था, और 2-1 से हराकर वो फाइनल में पहुंच चुकी है। और अब आज जो मैच होने जा रहा है, दोनों टीमों का फाइनल होने जा रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड और वियारियल के बीच में। तो ये बता दूं कि ये जो दोनों टीमें हैं 2005 के बाद आज ये इनकी 5वीं मुलाकात होने वाली है, दोनों ही टीमों की, वियारियल और मैनचेस्टर यूनाइटेड की। इसके पहले जो दोनों टीमें भिड़ी थी वो चैम्पियंस लीग में भिड़ी थी, जहां पर दोनों ही जो लेग था वो ड्रॉ हुआ था। 2005-6 की बात कर लें या फिर 8-9 की बात कर लें, दोनों ही टीमें तब भिड़ी थी और 0-0 से वो मैच जो रहे थे वो ड्रॉ रहे थे, कोई गोल स्कोर नहीं हुआ था वहाँ पर। एक में वियारियल एडवांस भी की थी उसमें, लेकिन अब ये जो मैच होगा ये डिसाइसिव है क्योंकि फाइनल है, नतीजा ज़रूर आना है। वियारियल को उम्मीदें हैं कि उनाई एमरी जो उनके कोच हैं, जो 1.5 साल तक आर्सेनल के साथ भी जुड़े थे, उनको ये काफ़ी अंदाज़ा होगा कि इंग्लिश टीमें किस तरीके से प्रिपरेशन करके आती हैं और उनके खेलने के टैक्टिक्स किस तरीके के हैं। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर बात करें तो सोल्शायर भी काफ़ी प्रिपेयर्ड होंगे कि वियारियल किस तरीके से प्रिपरेशन अपनी की होगी और ये जो यूरोपा लीग का सीज़न रहा है ये किस तरीके से वियारियल ने अपना बनाया होगा, क्योंकि इस यूरोपा लीग के सीज़न में 12 मैच वियारियल जो है जीतते हुए आ रही है। एक भी मैच उन्होंने हारा नहीं है, 2 मैच उन्होंने ड्रॉ करे हैं और 12 मैच जीतते हुए आ रहे हैं। तो वियारियल का रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है इस सीज़न में इन यूरोपा लीग। वहीं मैन यूनाइटेड की अगर बात करें तो एक रीजुवेनेटेड साइड लग रहा है सोल्शायर के अंदर में, एक्सपीरियंस्ड और यंग प्लेयर्स का लॉट है उनके पास में और वो जो टीम है बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रही है। अगर लास्ट मैच की बात करें, दोनों ही टीमों के अपनी अपनी लीग की बात करें तो वियारियल ने रियल मैड्रिड से अपना मैच हारा है जो कुछ दिन पहले हुआ है। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना मैच जीता था, लास्ट प्रीमियर लीग का जो उनका मैच था वो उन्होंने जीता था। तो फिर ये जो लास्ट 5 मैचेस के रिकॉर्ड हर जगह आपको दिखते हैं, उनमें आखिरी मैचों का तो इनका रिकॉर्ड इस तरीके से रहा है कि एक टीम एक मैच जीत के आ रही है, भले ही वो अपनी लीग के बारे में हो, और एक टीम वियारियल जो है वो अपना मैच हारते हुए आ रही है। लेकिन इसके अलावा और क्या स्टैट्स हैं और क्या इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। वो ये है कि लिवरपूल के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड दूसरा ऐसा इंग्लिश साइड बन गया है जो यूरोपियन कप के फाइनल में आ चुका है। अगर 8वें की बात करें तो 8 बार का फाइनल बहुत ज़्यादा होता है यूरोपियन कप की हिस्ट्री में। अगर बात करें, लिवरपूल ने 14 फाइनल खेले हैं, वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये 8वां होने वाला है, जिनमें से 5 वो जीते भी हैं और जो 2 में हार मिली है वो चैम्पियंस लीग में ही उनको हार मिली है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो फैंस होंगे वो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये मैच वो जीते और इस सीज़न की बड़ी ट्रॉफ़ी उनके हाथ लगे और सोल्शायर के भी हाथ लगे जो उनके मैनेजर हैं। वहीं अगर मैंने सोल्शायर की बात की है तो ये बता दूं कि वो ऐसे पहले नॉर्वेजियन मैनेजर होंगे जो यूरोपा लीग जीतेंगे मैन यूनाइटेड की तरफ से। हालांकि उन्होंने नॉर्वेजियन कप तो जीता है जब वो मोल्डे के कोच थे, लेकिन ये जो कप होगा ये एक काफ़ी बड़ा कप होगा क्योंकि यूरोपियन कप में आता है, यूरोपियन कंपटीशन की बात होती है तो ये एक बड़ा लेवल है। ऑल्दो ये चैम्पियंस लीग के नीचे आता है बट फिर भी यूरोपा लीग को बड़ा ही कंसिडर किया जाता है यूरोप के फुटबॉल में। अगर मैं वियारियल की बात करूं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 2005 के बाद ये इनकी 5वीं मीटिंग होगी दोनों ही टीम्स की आपस में। एडिनसन कवानी की अगर बात करें जो मैन यूनाइटेड के स्ट्राइकर हैं, अभी फ़िलहाल जो मैन यूनाइटेड की तरफ से जुड़े हुए हैं, अगर एक एस्टिमेटेड एग्रीगेट बनाया जाए या फिर रिकॉर्ड बताया जाए तो अभी तक यूरोपा लीग में उन्होंने कुल 247 मिनट खेले हैं। 247 मिनट टोटल खेले हैं जितने भी मैच हुए हैं।
जिनमें उन्होंने 5 गोल स्कोर किए हैं और 2 असिस्ट भी हैं। ये काफ़ी अच्छा फॉर्म बताता है ऐसे प्लेयर का जो एक अपनी डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, लेकिन उनका गेम जो है वो अभी भी स्टैंडर्ड पर है, काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड पर है। यूरोपा लीग में 247 मिनट खेले हैं वो अभी तक, मतलब ये कि ज़्यादातर मैच वो पूरे 90 मिनट कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने भी मैच उन्होंने खेले हैं उसमें कंट्रीब्यूशन उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है मैन यूनाइटेड की तरफ से। वहीं अगर मैं मेसन ग्रीनवुड की बात करूं, मेसन ग्रीनवुड ऐसे सेकंड प्लेयर बनेंगे, वो 19 साल और 237 दिन इनकी एज होगी जब ये फाइनल में खेलेंगे। यानी आज अगर ये उतरेंगे, अगर ये आज मैच खेलेंगे मैन यूनाइटेड की तरफ से, तो ये ऐसे सेकेंड इंग्लिश यंग प्लेयर बन जाएंगे आफ्टर ब्रायन किड। और अगर ये गोल स्कोर किए तो ये सेकंड ऐसे प्लेयर बन जाएंगे, ऐसे यंगेस्ट प्लेयर बन जाएंगे इंग्लैंड के, जिन्होंने इस बड़े टूर्नामेंट में, इस लेवल के बड़े टूर्नामेंट में गोल स्कोर किया है। 19 साल 237 दिन ये उम्र होगी अगर आज वो मैच खेलते हैं मैन यूनाइटेड की तरफ से। भले वो 90 मिनट में अगर वो पहले ही उतरते हैं, स्टार्ट करते हैं, या तो फिर सब्स्टिट्यूट होकर फिर अगर आते हैं तो। लेकिन इसके अलावा मैं अगर आपको फॉर्मेशन की बात करूं तो फॉर्मेशन किस हिसाब से होगा वो भी मैं बताता हूं दोनों टीमों का। ज़्यादातर इस सीज़न में अगर हम उनाई एमरी की बात करें, जो वियारियल के मैनेजर हैं, उन्होंने 4-4-2 और 4-3-3 का ही फॉर्मेशन ज़्यादातर यूज़ किया है वियारियल के लिए। ये फॉर्मेशन ज़्यादातर यूज़ होता है जब कोई अपोनेंट टीम आपकी डीप खेल रही है, जब वो शायद थोड़े हल्के डिफेंस में खेल रही होती है, यानी उनका डिफेंस तो रहता ही रहता है, 2 होल्डिंग मिडफील्डर्स के साथ में भी अगर वो होता है तो वो अपने हाफ में ज़्यादातर 5 प्लेयर्स को रखते हैं। तो उनके अगेंस्ट में ये 4-3-3 और 4-4-2 इसलिए कारगर साबित होता है क्योंकि 3 प्लेयर जो हैं आपके फॉरवर्ड लाइन और मिडफील्ड लाइन के, वो एडवांस करते हैं, वो एडवांस करने की कोशिश करते हैं। तो इससे थोड़ा ये रहता है कि दबाव में रहती है सामने वाली टीम। लेकिन ये ज़्यादातर अच्छे से कैसे बता पाऊँगा आपको जब मैं फॉर्मेशन आपको समझाऊँगा अभी। तो आइए फॉर्मेशन की बात करते हैं, फॉर्मेशन किस हिसाब से होगा दोनों टीमों का। तो सबसे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करते हैं। ज़्यादातर जैसे देखिए मैन यूनाइटेड अगर जाती है 4-2-1-3 का फॉर्मेशन यहाँ पे लग रहा है, जो कारगर साबित हुआ है इस सीज़न में मैन यूनाइटेड के अवे गेम्स में। अगर अवे गेम्स की ज़्यादातर बात करें, और रिसर्च ऐसे बताती है कि यही जो फॉर्मेशन है उनको ज़्यादातर बेनिफिट दिया भी है सोल्शायर का और मैन यूनाइटेड को। तो क्योंकि अगर हैरी मैगवायर नहीं है, अगर वो इंजर्ड हैं, और ये उम्मीद होती है कि अगर वो ठीक होते, क्योंकि एंकल इंजरी हुई है उन्हें, और एंकल इंजरी ज़्यादातर जल्दी ठीक नहीं होती है। तो हैरी मैगवायर की जगह कौन खेल सकते हैं आपके पास में? फिर बेली का ऑप्शन बचता है, क्योंकि लूक शॉ आपके लेफ़्ट बैक होंगे, फिर बेली हैं, विक्टर लिंडलॉफ हैं जिनकी पोजीशन सेंटर डिफेंडर के लिए पक्की है। उसके बाद में एरन वैन बिसाका होंगे जो राइट बैक हैं। वैन बिसाका की अगर बात करूं तो काफ़ी तेज़ राइट बैक का ऑप्शन आपको मिलता है, जो कि अटैकिंग भी कारगर साबित होते हैं। अगर आप ड्रिबल की बात करें तो सक्सेसफुल ड्रिबल रेट भी इनका ज़्यादा है, यानी कि वो एक एंड से लेके दूसरे एंड तक बॉल बिना किसी दिक्कत के पहुंचाने में और यहाँ मिडफील्ड से क्रॉस लेने में भी कारगर साबित होते हैं। वहीं अगर मैं आपको मिडफील्ड की बात करूँ, हाफ की बात करूँ, तो फ्रेड और स्कॉट मैकटोमिनी की अगर बात करें तो ये दोनों होल्डिंग मिडफील्डर्स आराम से खेल सकते हैं। और मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा बेटर रहे हैं। फ्रेड अगर जो ज़्यादा इंजरी प्रोन प्लेयर रहते थे, उन्होंने इस सीज़न में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका होल्डिंग मिडफील्डर के तौर पर। अगर देखें, उन्होंने बॉल ज़्यादा अपने पास कंट्रोल किया और पासिंग एक्यूरेसी उनकी बहुत ज़्यादा है। तो सोल्शायर ये चाहेंगे कि फ्रेड तो उतरेंगे ही इस लाइनअप में। और उसके बाद में अगर ब्रूनो फर्नांडिस की बात करें, क्योंकि वो कवानी के पीछे रहेंगे, ये एक सप्लायर के तौर पर ये यहाँ पे जो प्लेयर रहता है वो काम करता है, क्योंकि अटैकिंग मिडफील्डर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, जो हर चीज़ पर कारगर साबित होता है। भले आप वो पासिंग बोल दीजिए, आप उसे अटैक करने के लिए बोल दीजिए, या फिर आप उसे फ्री किक लेने के लिए बोल दीजिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर बोलें, क्योंकि यहाँ से ये पोग्बा, रैशफोर्ड या कवानी को इजीली बॉल सप्लाई कर सकते हैं, और वहीं पीछे के प्लेयर्स के साथ में भी लिंकअप प्ले बना के खेल सकते हैं। अगर तीनों प्लेयर की बात करूं, जैसे मैंने अभी एडिनसन कवानी की बात की थी, उनका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, इस यूरोपा लीग में उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर रहा है। वहीं अगर पोग्बा की बात करें, अगर वो लेफ़्ट विंग से उतरेंगे, ये नई पोजीशन है उनके लिए। वो पहले मिडफील्ड में खेलते थे, हाफ लाइन खेलते थे, वो सेंट्रल मिडफील्डर के तौर पर खेलते थे, लेकिन इस सीज़न में वो लेफ़्ट विंग हमें ज़्यादातर खेलते दिखे भी हैं, और वो अच्छा भी खेलें, क्योंकि उनके पास स्पीड है, उनके पास कंट्रोल है, उनके पास स्ट्रेंथ है। मतलब कि अगर लेफ़्ट विंगर की बात करें, विंगर अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको कंट्रोल और स्ट्रेंथ बहुत चाहिए, क्योंकि एक स्पीड में अगर विंगर दौड़ता है और उसे कोई हल्का सा भी पुश करे तो बैलेंस बिगड़ने की मतलब चांसेस रहते हैं कि उनके पास से बॉल बैलेंस
बिगड़ जाए। लेकिन पोग्बा के पास क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, तो लेफ्ट विंग उनका काफ़ी असरदार हो सकता है। वहीं अगर मैं मार्कस रैशफोर्ड की बात करूं, अगर सोल्शजायर जो हैं, अगर मेसन ग्रीनवुड को अगर चांस देना चाहेंगे तो यहाँ पे रैशफोर्ड की जगह वो मेसन ग्रीनवुड खेल सकते हैं। पर सिर्फ एक एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि रैशफोर्ड को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, यंग प्लेयर ये भी हैं और अच्छा खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग शायद इसी तरीके से होगी मैन यूनाइटेड की। अगर मैं बात करूँ, ये फॉर्मेशन ही मैन यूनाइटेड का रहेगा। फिर इसके बाद में अगर आप युआन माटा को ला सकते हैं तो फिर वो हो सकते हैं खेलने के लिए, लेकिन नॉट बिफोर 90 मिनट्स। आप 90 मिनट के बाद जब मैच शुरू हो जाता है तब आप एज अ सब्स्टिट्यूट, एक बेंच स्ट्रेंथ भी रहती है, सब्स्टिट्यूट के तौर पर आप बाकी सारे खिलाड़ियों को प्ले कर सकते हो। पर ये जो टीम होगी, अब डेहाया की बात करें तो कीपर भी, इनके बारे में भी बात होगी, क्योंकि इस बार ये यूरो में भी सिलेक्ट हुए हैं स्पेन की तरफ से और अच्छा परफॉर्मेंस इनका भी रहा है। हालांकि ये रूमर्स थे कि इनका भी शायद जाने का चल रहा होगा कहीं, बट ऐसा अभी नहीं लगता। ये लाइनअप मेरे ख्याल से मैन यूनाइटेड की एक परफेक्ट लाइनअप होनी चाहिए अगेंस्ट वियारियल। लेकिन वियारियल की क्या होगी काउंटर अटैकिंग फॉर्मेशन, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। मैन यूनाइटेड के फॉर्मेशन के बाद बारी आती है वियारियल के फॉर्मेशन के बारे में, जो कि इस सीज़न 4-3-3 या 4-4-2 के ज़्यादा फॉर्मेशन के हिसाब पर उतरे हैं। कि ये जो फॉर्मेशन है वियारियल का, ये 4-4-2 का फॉर्मेशन हमने बना के चला है कि अगर 4-4-2 उतरती है तो वो किस हिसाब से होती है। लेकिन अगर 4-3-3 का हुआ तो भी मैं आपको इसी फॉर्मेशन में समझाने की कोशिश करूंगा। असेनियो उनके गोलकीपर होंगे, कोई डाउट नहीं है, सीज़न अच्छा रहा है उनका, कोई इंजरी प्रॉब्लम नहीं है उनको। और उनकी जो डिफेंस लाइन है ये एकदम सिमिलर होगी। गैस्पर होंगे, पाउ टॉरेस होंगे, आपके अल्बियोल होंगे, उसके बाद में पेड्राजा जो हैं राइट बैक आपका खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से इनकी डिफेंस और गोलकीपिंग को लेके कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से शुरू होता है इनका मिडफील्ड और अटैकिंग वाला गेम, क्योंकि 4-4-2 है। आपके पास में दो सेंट्रल मिडफील्डर हैं जो गेम बनाने के लिए कोशिश करेंगे, जो यहाँ से गेम बनेगा, यहाँ से गेम चलेगा। और आपके पास अगर लेफ्ट मिडफील्डर की बात करूँ तो ट्रिग्वेरोस हैं, ये विंग का भी काम करेंगे और एज अ मिडफील्डर का भी काम करेंगे। कार्लोस बाका के पीछे रहेंगे। लेकिन अगर वियारियल 4-3-3 का फॉर्मेशन अगर अपनाती है तो उनके पास में क्या ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन उसके पास ये हो सकता है कि आपके पास में परेहो या फिर कपू जो हैं ये ना खेल के आप स्ट्राइकर में जेरार्ड मोरिनो, कार्लोस बाका और पाको अल्कासार को खिलाएंगे। ये 3 लाइन हो सकती है उनकी। लेकिन अगर नहीं तो शायद कार्लोस बाका और पाको अल्कासार में से कोई एक प्लेयर इनका जो है फॉरवर्ड खेलेगा, इनका स्ट्राइकर होगा। क्योंकि जेरार्ड मोरिनो अगर आपकी बात करें, क्योंकि वियारियल के इस सीज़न के सबसे सक्सेसफुल प्लेयर के तौर पर रहे हैं जेरार्ड मोरिनो, और वो लास्ट के मैचेस में अगर बात करें तो वो वियारियल की तरफ से नहीं खेलते दिखे थे। वो इसलिए क्योंकि वो फाइनल के लिए ही उनको रेस्ट दिया जा रहा है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं। और उनाई एमरी नहीं चाहेंगे कि इनको कोई इंजरी हो या फिर इनके और भी कोई प्लेयर को इंजरी हो। अब 4-4-2 में होगा क्या? जैसे अभी आपको मैंने 4-2-1-3 का बताया मैन यूनाइटेड का फॉर्मेशन, क्योंकि उनके जो 3 प्लेयर हैं, उनके जो ऊपर के जो 4 प्लेयर हैं, 3 फॉरवर्ड और एक जो उनका अटैकिंग मिडफील्डर है, वो ही आगे रहेगा, बाकी की टीम पीछे रहेगी। तो 4-4-2 में ये होता है कि आपके पास में ये जो 4 प्लेयर्स हैं, ये 4 प्लेयर्स जो सेंट्रल मिडफील्डर और आपके हाफ लाइन है, इनके साथ में आपके जो स्ट्राइकर हैं, ये मैन यूनाइटेड की अदर हाफ में जाके खेलेंगे, उसके हाफ के ऊपर चढ़ के खेलेंगे। तो फिर इसी हिसाब से ये होता है कि 4-4-2 और 4-4-3 का जो फॉर्मेशन होता है ये ज़्यादातर डिफेंसिव फॉर्मेशन की लाइनअप वाली टीमों के हिसाब से सक्सेसफुल रहता है। तो शायद इस फॉर्मेशन के साथ में या फिर 4-3-3 के फॉर्मेशन के हिसाब से वियारियल जाना चाहेगी। ये फॉर्मेशन होगा वियारियल का अगर वो इस फॉर्मेशन के हिसाब से जाना चाहेंगे। और अगर नहीं तो प्लेयर्स में आपको पाको अल्कासार दिखेंगे कार्लोस बाका की जगह, लेकिन जेरार्ड मोरिनो जो हैं वो फिक्स रहेंगे यहाँ पर, वो एक की प्लेयर होंगे वियारियल के। फॉर्मेशन इस हिसाब से था मैन यूनाइटेड और वियारियल का, जो मैंने आपको अभी बताया। दोनों ही टीमों के बारे में फॉर्मेशन, कुछ स्टैट्स के बारे में बताए। अब एक और चीज़ बता देता हूँ कि आज के मैच में करीब 10,000 से ज़्यादा लोग स्पेक्टेटर्स भी रहेंगे दोनों ही टीमों की। ऐसा था कि गडांस्क में यूएफा बॉडी ने कंफर्म किया था कि करीब दोनों ही क्लब्स जो हैं 6-6 हज़ार अपने फैंस, अपने स्पेक्टेटर्स को लाने की अनुमति दी थी। तो करीब 10,000 या उससे ज़्यादा के ही स्पेक्टेटर्स यहाँ पर रहेंगे, मैच के बीच में मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये फाइनल होने वाला है। पूरा सीज़न बिना किसी स्पेक्टेटर्स के रहा है। हर लीग की अगर बात करें तो क्लोज स्टेडियम ही मैच हुए थे कोरोना वायरस के चलते। लेकिन अब जब केसेस वहाँ पे इम्प्रूव हो रहे हैं और पोलैंड में भी केसेस इम्प्रूव्ड हैं, वहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है गडांस्क में जहाँ पे मैच है, तो फिर यहाँ पर अब इस तरीके से जो है
स्पेक्टेटर्स भी होंगे और प्लेयर्स तो आप देख ही रहे हैं कि वो प्रैक्टिस अपनी पूरी तरीके से कर रहे हैं। सोल्जायर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी प्री मैच, उन्होंने ये कहा है कि वियारियल के अगेंस्ट ये मैच टफ होगा, लेकिन क्योंकि ये एक रीजुविनेटेड साइड है मैन यूनाइटेड का, जहाँ पे हम अलग तरीके का फॉर्मेशन रखेंगे और प्लेयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं, वो वेल रेस्टेड हैं, लेकिन वियारियल के अगेंस्ट वो कोई कमी नहीं बरतना चाहेंगे, क्योंकि उनाई एमरी को वो समझते हैं एक मैजिकल टैक्टिशियन, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी टैक्टिक्स अपनी ज़रूर इस्तेमाल करेंगे अगेंस्ट इंग्लिश साइड क्लब कि वो थोड़ा दिक्कत में डाले। लेकिन प्रेडिक्शन अगर हम ये इस वीडियो के बाद में स्पोर्ट्स तक में एक ज़रूर पोल करेंगे, आप लोग उसमें अपना प्रेडिक्शन बता सकते हैं कि मैन यूनाइटेड जीतेगी या वियारियल। लेकिन इस वीडियो में अभी तक सिर्फ इतना ही। आप इस स्पोर्ट्स तक को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।